क्लास 11 आपकी अगली कहानी है खाना बदोश और इस कहानी के रचयिता हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि सन 1950। ठीक है, तो ये वाल्मीकि जी का चित्र दिया गया है। चलिए मैं आपको इनका एक लेखक परिचय जो है वो अच्छे से समझा देती हूँ एक बार। जाने माने लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 में बरेली जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बरेली जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। उनका बालपन सामाजिक एवं आर्थिक मुश्किलों में गुजरा। तो बचपन अच्छा उतना नहीं था। पढ़ाई के दौरान उन्हें अनेक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट सहने पड़े। तो अनेक उन्हें आर्थिक परेशानियां हुई, सामाजिक और मानसिक परेशानियां हुई थी पढ़ाई के टाइम। वाल्मीकि जी कुछ वर्षों तक महाराष्ट्र में रहे। वहाँ उन्होंने दलित लेखकों के साथ कार्य किया। तो जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनके साथ उन्होंने काम किया था। उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं को गहराई से पढ़ा और इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो भी रचनाएं थी उसे बहुत गहराई से पढ़ा था। इससे उनके मनोवृत्ति में बुनियादी बदलाव भी हुए। आजकल वे देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी की हैसियत से कार्य करते हैं। जब ये किताब छपी थी तब तक ये जिंदा थे और देहरादून में एक फैक्ट्री में कार्य करते थे। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्रमुख योगदान है। तो जो दलित वर्ग के लोग होते हैं उनके विकास के लिए ये काफ़ी कुछ लिखा करते थे। साहित्य में इनका काफ़ी अच्छा योगदान है। उन्होंने अपनी कलम से जातीय अपमान और उत्पीड़न का साक्षात वर्णन किया है। तो जाति के नाम पे जो भी अपमान और उत्पीड़न किया जाता है इसका वर्णन इन्होंने अपनी कहानियों में किया। भारतीय समाज के कई लुप्त पहलुओं को पाठक के सामने प्रस्तुत किया है। तो जो पहलू हमें पता नहीं है वो भी वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत किया है। उन्हें विश्वास है कि दलित ही दलित के दर्द को अच्छे ढंग से समझ सकता है और वही उसे अनुभव की वास्तविक अभिव्यक्ति कर सकता है। तो जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं, वही किसी के दुख को समझ सकते हैं और उसे अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन कार्य भी किया। तो सृजन के साथ साथ आलोचनाएं भी उन्होंने की। उनकी भाषा सहज, तथ्यपरक और आवेगमयी है। उसमें उन्होंने व्यंग का भी काफ़ी संयोग किया है। नाटकों के अभिनय और निर्देशन में भी उनकी रुचि है और अपनी आत्मकथा जूठन के लिए उन्हें हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। तो उनकी कहानी जो थी जूठन वो आत्मकथा थी जिनके लिए उन्हें काफ़ी अच्छा पहचान और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उन्हें सन 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1995 में परिवेश सम्मान से अलंकृत किया गया। 2 तरह के सम्मान उन्हें प्राप्त हुए। जूठन के अंग्रेजी संस्करण को न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004 प्रदान किया गया है और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, ये कविता संग्रह है, सलाम घुसपैठी ये कहानी संग्रह है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तथा जूठन आत्मकथा है। तो ये दोनों आत्मकथाएं हैं। अब कहाना बदोश में आ जाते हैं। ये आपकी कहानी है। पहले मैं आपको कहानी का पाठ परिचय दूंगी, इसके बाद आपको पाठ शुरू करूँगी। प्रस्तुत पाठ में दी गई कहानी खाना बदोश में मजदूरी करके मुश्किलों में गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना की वास्तविकता के साथ वर्णित किया गया है। तो यह कहानी जो है खाना बदोश, इसमें मजदूरी करके जो मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं मजदूर वर्ग, उसकी कहानी दी गई है। उसमें किस प्रकार से शोषण किया जाता है, किस तरह से उनको यातनाएँ दी जाती हैं, उसका वास्तविक वर्णन आपको इस कहानी में मिलेगा। मजदूर वर्ग यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीवन जीना चाहता है तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदारी करके अपना जीवन जीना चाहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे सूबे सिंह जैसे समृद्ध लोग, ताकतवर पैसे वाले लोग, वो उन्हें ईमानदारी से जीने नहीं देते। कहानी इस बात की ओर भी इशारा करती है कि मजदूर वर्ग हमारे समाज की जातिवादी मानसिकता से नहीं उबर पाया है। तो ये कहानी जो है इस बात की ओर भी इशारा कर रही है कि हमारा जो समाज है वो जातिवादी मानसिकता रखे हुए है, उससे उबर नहीं पाया। कहानी में वास्तविकता उत्पन्न करने के लिए इसके स्थानीय संवाद सहायक बने। तो जो स्थान के जो लोग हैं वहाँ के लोगों की जो भाषा है वही संवाद के रूप में आपको इसमें दिखाई देगी। ठीक है, चलिए कहानी प्रारंभ करती हूँ मैं। सुकिया
सुकिया के हाथ की पथी कच्ची ईंटें पकने के लिए भट्टे में लगाई जा रही थीं। भट्टे के गलियारे में झरोखेदार कच्ची ईंटों की दीवार देखकर सुकिया आत्मिक सुख से भर गया था। तो सुकिया ईंटें पाथने का काम करता था। ईंटें पाथने के लिए वो तैयार कर रहा था और उसके हाथ की पथी हुई जो कच्ची ईंटें थी, ईंट वही जिससे हमारा घर बनता है, वो भट्टे में लगाई जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। भट्टे के गलियारे में झरोकेदार कच्ची ईंटों की दीवार देखकर जो सुकिया है उसको बहुत खुशी मिल रही थी। झरोकेदार इसलिए क्योंकि ईंट की जो दीवार बनती है बिना सीमेंट की उसे पकने के लिए, तो वो झरोकेदार होती है, उसमें खिड़कियाँ जैसी बनी होती है। ठीक है, देखते ही देखते हज़ारों ईंटें भट्टे के गलियारे में समा गई थी। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ना की बाली भर दिए गए थे और जहाँ जहाँ ईंट की खाली स्थान थी वहाँ पे पत्थर, कोयला और लकड़ी का बुरादा, गन्ने की बाली इस तरह से भर दिया गया था, वो जगह खाली ना रहे। असगर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज़ तरतीब से लगवाई थी। असगर जो है वो ठेकेदार है और वो अपनी निगरानी में सारा कार्य करवा रहा था और हर चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से करवा रहा। आग लगाने से पहले भट्टा मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज़ का मुआयना किया था। तो ईंट को पकाने से पहले भट्टे में जब आग लगाई जाती है तो उससे पहले उसने हर एक चीज़ का मुआयना अच्छी तरीके से कर लिया था। 24 घंटे की ड्यूटी पर मज़दूरों को लगाया गया था जो मोरियों से भट्टे में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे। भट्टे का सबसे खतरे वाला काम था मोरी पर काम करना। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण बन जाती है। तो मोरी पे काम करना वाकई में बहुत ख़तरनाक होता है। 24 घंटे की ड्यूटी पे मज़दूर काम कर रहे थे वहाँ। मोरियों से जो भट्टे में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे वो काम बहुत ख़तरनाक होता था, बहुत ख़तरे से वो काम किया जाता था। उसमें काम करने वाले की कभी भी मृत्यु हो सकती थी। भट्टे की चिमनी धुआं उगलने लगी। चिमनी से अब धुआं बाहर आने लगा। यह धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ रहा था। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटमैले रंग का यह भट्टा एक धब्बे जैसा दिखाई पड़ता। तो हरा भरा खेत था और ये जो भट्टा था वो मटमैले रंग का था, बिल्कुल एक धब्बे के जैसा दिखाई पड़ रहा था। मानो और सुकिया महीने भर पहले ही इस भट्टे पर आए थे। तो सुकिया और मानो दोनों पति पत्नी थे और महीने भर पहले ही लगभग ये भट्टे पे आकर काम करने लगे थे। दिहाड़ी मजदूर बनकर ये काम करते थे। दिहाड़ी मजदूर यानी कि रोज़ के पैसे जिसके बनते हैं, मजदूरी लेकर वो काम करते हैं। हफ्ते भर का काम देखकर असगर ठेकेदार ने सुकिया से कहा था कि सांचा ले लो और ईंट पाथने का काम शुरू कर दो। तो हफ्ते भर की पहले की बात है, उनका काम देखकर असगर ठेकेदार ने कहा कि चलो, सुकिया से कहा था कि चलो सांचा ले लो और अब ईंट पाथने का काम तुम शुरू कर दो। तो भट्टे में पकाने से पहले ईंट को पाथने का काम किया जाता है। 1000 ईंट के रेट से अपनी मजदूरी लो। तो जब वो 1000 ईंट पाथ लेते तो फिर उसके बाद उसको एक दिन की मजदूरी मिलती। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर थे जो वहीं काम करते थे। तो लगभग 30 मजदूर वहाँ पे काम करते थे। भट्टा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार सांझ होते ही शहर लौट जाते थे। तो मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार ये जब शाम होती थी तो यहाँ से वो शहर चले जाते थे। शहर से दूर दिन भर की गहमा गहमी के बाद यह भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता। तो अब जब शाम हो जाती, बिल्कुल अंधेरा हो जाता, तब भट्टे में भी कोई काम नहीं कर रहा होता। ऐसा लगता जैसे बिल्कुल अंधेरे की गोद में यह भट्टा भी समा गया है। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती डिभड़ियाँ भी इस अंधेरे से लड़ नहीं पाती। तो काफ़ी अंधेरा होता, सबके घर में छोटी छोटी झोपड़ियों में छोटी सी डिभड़ी जल रही होती और ये अंधेरे का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाती क्योंकि अंधेरा बहुत अधिक गहराया हुआ होता। दबेर नुमा झोपड़ियों में झुक कर घुसना पड़ता था। जो झोपड़ी कैसे थे, वो छोटे छोटे थे, इसीलिए उन्हें घुसने के लिए क्या करना होता, छोटे झुक करके मतलब घुसना पड़ता था छोटे छोटे झोपड़ियों में। झुके झुके ही बाहर आना भी पड़ता था। भट्टे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती। झुक कर बाहर निकलना, झुक कर अंदर जाना। अब जैसे ही शाम होती तो चूल्हा चौका संभालने का काम कौन करती? औरतें करने लग जाती। दिन भर वो भट्टे पे काम करती, फिर रात में चूल्हा चौका संभालती। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था। ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिट पिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफ़ों की प्रतिध्वनियाँ थी, जहाँ सब कुछ अनिश्चित था। तो कहने के लिए चूल्हा चौका था, परंतु
4 ईंटों को घेर करके चूल्हा बनाया हुआ था, जिसमें लकड़ी डालकर आग लगाई जाती थी और उसमें खाना बनता था। जब लकड़ियाँ जलती तो चिट-पिट की ध्वनि आती और ऐसा लगता कि जैसे मन में बहुत सारी दुश्चिंताएँ हैं और तकलीफ़ है जो जल रही हैं प्रतिध्वनि के साथ, और चिट-पिट की आवाज़ आ रही है, उसमें सारी चिंताएँ जो है वो जल रही हैं, जहाँ सब कुछ अनिश्चित था। ये नहीं कह सकते कि आने वाला कल कैसा होगा और क्या होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, आगे अगले वीडियो। धन्यवाद।